एक लंबे सफर के बाद उन्हें थकान भी हो रही थी। अमर, सावित्री और शालिनी जाकर सोफे पर बैठ चुके थे। विशाल और कनिका के अंदर तो इतने बड़े महल को देखकर जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया था। माधव उन्हें आगे उछल उछल कर हर एक कमरा दिखा रहा था। सावित्री और शालिनी भी अपनी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। अमर अकेले बैठा महल के एक एक कोने को गौर से देख रहा था। वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बचपन का एक एक दृश्य उसके सामने जीवंत हो उठा था कि किस तरह से वो, विक्रम और उन दोनों की बड़ी बहन वीणा की किलकारियों से महल पूरे दिन गूंजता रहता था। बाहर बाग में वो किस तरह पेड़ों के पीछे लुका छिपी खेला करते थे। ये वो वक्त था जिसके बारे में याद करके अमर अक्सर भावुक हो जाया करता था, लेकिन उसके मन में उमड़ती भावनाएं चेहरे पर एक शिकन तक नहीं डाल पाती थीं। जिसके अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजघराने के लोग इतने सालों बाद वापस महल में आए हैं। पूरे कस्बे में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। हम लोग शुरू शुरू में तो साफ सफाई के काम के लिए आए थे, लेकिन बंसी चाचा के कहने पर घर के बाकी कामों में हाथ बटाने के लिए यहीं बने हुए सर्वेंट क्वार्टर में रुक जाएंगे। ये सुनकर बलविंदर की भौं हल्की सी तन गई। उसने धीमी सी आवाज में पूछा, मतलब रात के वक्त भी यहीं रुकोगे? डर नहीं लगेगा? सत्तू खिखियाते हुए बोला, क्या है भैया कि पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब थोड़े दिन में ही हम इतना कमा लेंगे जो कहीं और महीने भर दिहाड़ी करके भी ना कमा पाए। वरना हम लोगों का दिमाग थोड़े ही खराब है कि रात में इतना बड़ा रिस्क लेकर यहां रुके रहें। वैसे भी महल के अंदर तो सोना नहीं है, बाहर बने क्वार्टर में रहेंगे और कुछ गड़बड़ लगी तो यहीं से निकल लिया करेंगे। बलविंदर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, वाह, मास्टर प्लान रेडी है। खैर हम चलते हैं। भगवान से मनाओ कि इनका काम जल्दी से जल्दी हो और ये लोग जल्दी यहां से निकलें। अगर ये डील फाइनल हो गई तो बहुत भारी कमीशन हाथ लगेगा। फिर वो तेजी से उस भव्य महल की तरफ बढ़ने लगा। वो जब मुख्य दरवाजे से हॉल के अंदर गया तो देखा कि पूरा परिवार सोफे पर बैठा उसकी राह देख रहा था। सब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक से विक्रम की नजर दरवाजे के पास खड़े बिल्लू पर पड़ी। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अरे बिल्लू, अंदर आओ ना। इसी के साथ बाकी सबका ध्यान भी बलविंदर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। बलविंदर धीमी आवाज में बोला, खड़े होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर वैसे, लेकिन धन्यवाद पूछने के लिए। बलविंदर सामने पड़ी लकड़ी की भारी सी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। सावित्री ने उठकर चाय की केतली के जरिए कप भरते हुए बलविंदर की तरफ देखकर पूछा, आप चीनी तो लेते हैं ना बिल्लू भैया? बलविंदर जो इतनी मुश्किल से बैठा था, सावित्री को अपने लिए चाय निकालते देखकर एकदम से उठकर बोला, अरे आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं ले लेता अपने लिए। बलविंदर की हरकतें देखकर अमर ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। पीछे खड़ा बंसी हंसते हुए बोला, इन लोकल लोगों का कुछ नहीं कर सकते अमर बेटा। ये सब तुम लोगों के सामने इसी तरह का अजीब बर्ताव करेंगे जैसे तुम लोग अभी भी राजा महाराजा हो और ये तुम्हारी प्रजा। इसमें इनकी भी गलती नहीं है। अब इतने सालों से आपके पूर्वजों ने ये छवि बनाकर रखी है तो कोई क्या करे। आप लोगों से पहले जितने लोग थे उन सभी का राज्याभिषेक हुआ और वे राजा बने। बस इस पीढ़ी के बाद से कोई राजा नहीं होगा। लेकिन लोगों की सोच में तो ये बात काफी अंदर तक घुसी हुई है, इसे जाने में समय लगेगा। अमर ने बलविंदर की तरफ देखकर कहा, बिल्लू महाराज, कृपया करके अपने आसन पर पधारें और हम लोगों से उसी तरह बातचीत करें जैसे सामान्य लोग आपस में करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि हम इस महल को बेचने आए हैं, इसीलिए आपको या किसी और लोकल व्यक्ति को हमें इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं जितना आपने हमारे बाकी पूर्वजों को दिया है। बलविंदर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अरे नहीं अमर जी, महल बिक जाएगा तो क्या हुआ, वंश तो आगे बढ़ता ही रहेगा। आप इस सच को तो नहीं बदल पाएंगे कि आप महान राजा आलोक सिंह के वंशज हैं।
अमर ये सुनकर बोले, हाँ, वैसे तो ये बात सही है। खैर, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि दूसरी पार्टी से तुम्हारी क्या बात हुई? इतनी अफवाहें फैली हुई हैं इस महल को लेकर। इन सबके बीच एक विदेशी खरीदार कहां से मिल गया तुमको? मुझे नहीं लगा था कि इस महल को कोई इतनी बड़ी रकम देने को तैयार होगा। अरे सर, अमेरिका में रहते हैं लेकिन है भारतीय ही। विक्रम ने उत्सुकतावश पूछा, इसका मतलब एनआरआई हैं? नहीं सर, बलविंदर बोला, कुछ साल अमेरिका में रहकर कमाई की, लेकिन अब वापस भारत आकर बसना चाहते हैं। उनके पास रेस्टोरेंट की एक चेन खोलने का प्लान है। आपके महल को भी रिनोवेट कराकर एक रेस्टोरेंट की तरह डेवलप करेंगे। टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने के साथ साथ ये एक रेस्टोरेंट की तरह काम भी करेगा। रेस्टोरेंट भी 8 बजे तक खुला रहेगा और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, ताकि भूत प्रेत की अफवाहों का असर धंधे पर ना पड़े। उल्टा हॉन्टेड जगहों के नाम होने के कारण यहां थ्रिल के लिए लोग आना पसंद करेंगे। अमर ने खुश होकर कहा, वाह, ये लोग जो भी हैं, इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया है। मैं पर्सनली जल्द से जल्द इनसे मिलना चाहूंगा। इसीलिए तो आप लोगों को जल्द से जल्द यहां बुलाया, क्योंकि वे लोग इंडिया आकर सबसे पहले महल की रॉयल फैमिली यानी आप लोगों से मिलना चाहते थे और एक बार खुद से पूरी जगह का मुआयना करना चाहते थे। बस 3-4 दिन के अंदर वे भी यहां आ जाएंगे। उसके बाद उनसे मिलकर डील फाइनल कर लेंगे और काम खत्म। विक्रम खुश होकर बोला, वाह यार बिल्लू, इस बार तेरा तीर निशाने पर बैठ ही गया। बस एक बार ये महल बिक जाए तो उसके बाद कोई यहां रेस्टोरेंट बनवाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमें भला क्या मतलब? क्यों, सही बात ना भाई साहब? अमर एक बार फिर अपने विचारों में डूब गया था, जिसकी वजह से विक्रम का सवाल उसे पहली बार में सुनाई नहीं दिया। तो विक्रम ने दोबारा थोड़ी तेज आवाज में पूछा, क्यों, मैंने सही कहा ना भाई साहब? हाँ हाँ हाँ, सही कहा तुमने, अमर ने एकदम से बोल दिया। वो विक्रम को बताना नहीं चाहता था कि वो अपनी सोच में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे उसका सवाल सुनाई तक नहीं दिया था। बलविंदर चाय खत्म करते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं चलता हूं। बंसी बलविंदर को छोड़ने बाहर तक चला गया। बाहर आकर उसने ऐसे राहत की सांस ली जैसे अंदर न जाने उसका कितना दम घुट रहा हो। बंसी पीछे से आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अरे क्या हो गया था तुझे बिल्लू? उनसे ऐसे डर कर बात क्यों कर रहा था, जैसे खा ही जाएंगे तुझे? बलविंदर उसकी तरफ देखकर बोला, देखो चचा, ऐसा है, आपकी तरह इन लोगों को बचपन में गोदी में तो खिलाया नहीं हमने। अब रॉयल फैमिली का वैसे भी इस एरिया में इतना भौकाल है कि इतना विचलित होना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ये लोग यहां रहना क्यों चाहते हैं, ये पता होने के बावजूद कि रात में महल में कोई नहीं रुकना चाहेगा? इनके चक्कर में अब आपको भी घर छोड़कर यहां सर्वेंट क्वार्टर में रुकना पड़ेगा। बंसी ने जवाब दिया, अरे कुछ दिन की बात है बेटा। वैसे महल के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, इनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठ, इस बात का फैसला कैसे होगा? मैं तो कई दफा रात के वक्त महल की तरफ आता हूं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन बहुत से लोगों को तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसका क्या? मुझे लगता है कि महल के पीछे का जो जंगल का इलाका है, वहां से जब तेज हवाएं चलती हैं तो पत्तों से टकराकर एक सरसराहट जैसी आवाज करती है। लोगों को लगता होगा कि महल में कोई प्रेत टहल रहा है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिससे तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। बलविंदर कुछ देर सोचकर बोला, हाँ, होने को तो यह भी हो सकता है। खैर, अपने को क्या, जल्दी से ये महल बिके और अपनी बला टले। अच्छा, तो चलते हैं चाचा। इतना कहकर बलविंदर उल्टे पांव महल के उस बड़े से लोहे के गेट से बाहर निकल गया। आगे क्या हुआ जाने, लेकिन ढलान पार करते ही, आबादी वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ते ही सबसे पहले पड़ती थी मोंटी की चाय की दुकान, जहां बलविंदर अक्सर चाय पिया करता था। उसके बाद कतार से इधर उधर छोटी बड़ी दुकानें लगी रहती थीं।
उसके बाद कस्बे का मुख्य बाजार आता था, जिसका नाम था पटेल बाजार। दिन के समय तो यहां काफी भीड़ होती थी, लेकिन शाम के 8 बजते ही सभी अपनी दुकानें बंद करके घर की तरफ चले जाते। इस प्रकार का दृश्य भी हर कस्बे में देखने को नहीं मिलता। सड़क के दोनों तरफ जंगल और झाड़, लेकिन साथ ही साथ कतारबद्ध दुकानें। बलविंदर के पिता सुरेंद्र की भी मिठाई की दुकान उन दुकानों के बीच मौजूद थी। वो दुकान औसत आकार की थी। कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 लोग भी रख रखे थे। बलविंदर तेजी से दुकान में घुसा। चौखट पर ही एक भीमकाय शरीर वाला 45 वर्ष के आसपास का कोई व्यक्ति जलेबियां बना रहा था। उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। उसे देखकर बलविंदर ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हाल अरविंद भाई? अरविंद ने उसकी तरफ देखकर पहले बुरा सा मुंह बनाया और उसके बाद हाथों से कुछ इशारा किया। वे इशारे गौर से देखकर बलविंदर बोला, अरे मैं सामान लाना भूल गया भाई। आज महल की तरफ गया था ना, वहां राजघराने के लोग आए हुए हैं। यह सुनकर अरविंद ने हाथ से विशेष मुद्रा बनाकर फिर से कुछ इशारे किए, जिन्हें भांपकर बलविंदर बोला, मुझे पता है कि पिताजी नाराज होंगे, लेकिन यह काम भी तो जरूरी है ना भाई। बलविंदर के 60 वर्षीय पिता अंदर से आते हुए बोले, हाँ, तेरे ही तो सारे काम जरूरी हैं, हम तो बेकार में ही दुकान के चक्कर में घिस रहे हैं। सुरेंद्र ने सादा कुर्ता पजामा पहन रखा था। सर के बाल काफी हद तक सफेद थे, लेकिन उसके अलावा चेहरे को एकदम क्लीन शेव कर रखा था। उन्हें देखकर बलविंदर हकलाता हुआ बोला, अरे ऐसा नहीं पिताजी, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे नहीं जानना कि तू क्या कह रहा था। गोल गोल बातें बनाने में माहिर है वैसे भी। ये बेचारा अरविंद बेजुबान होते हुए भी तुझसे ज्यादा काम में आता है मेरे। बलविंदर पिता की डांट सुनकर धीरे से बोला, अब मेरा काम ही इतना भागदौड़ वाला है, कुछ बातें निकल जाती हैं दिमाग से। अरे काहे सुबह सुबह जवान लड़के को डांट रहे अरोड़ा साहब? आप लोगों को दूसरी समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। जैसे आप में से कौन इस बार दुकान का किराया देगा मुझे? यह आवाज सुनते ही बलविंदर और सुरेंद्र की नजर एक साथ उसी दिशा में गई जहां एक काली जैकेट और काला चश्मा पहने दुबला सा 20 वर्षीय युवक अपने 3-4 तगड़े चेलों के साथ खड़ा हुआ था। उसका कद कुछ 5 फीट 2 इंच के आसपास था और उसके पतले से चेहरे पर चश्मा भी काफी बड़ा और बेढंगा सा लग रहा था। वो चश्मा उसकी नुकीली नाक पर बस किसी तरह से टिका हुआ था। उस युवक को भी पता था कि चलते फिरते समय चश्मे का संतुलन नहीं बन पाएगा, इसलिए उसने तुरंत किसी फिल्मी हीरो की तरह चश्मे को आंखों से उतारा और जैकेट से पोंछते हुए बलविंदर के पास आकर बोला, भूरा भैया का आदेश है कि इस बार वसूली थोड़ी जल्दी होगी। माफ कीजिएगा टीकम भाई, लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों है? हमेशा तो हम लोग महीने के अंत में किराया दे ही देते हैं ना आपको। बलविंदर ने डरते डरते पूछा। टीकम नामक युवक बलविंदर को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए बोला, वो क्या है ना बिल्लू भाई, भूरा भैया से हमने इस बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं, तो आपके लिए भी यही बढ़िया होगा कि ज्यादा कुछ मत पूछो। क्यों बेकार में ही बात बढ़ाना चाहते हो? बलविंदर और सुरेंद्र की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। यह डर टीकम के कारण नहीं, बल्कि भूरा भैया की जिक्र की वजह से था। उसने तुरंत काले बैग की जिप खोली और 2-2 हजार के 6 नोट टीकम के हाथ में बेमन से पकड़ाते हुए कहा, ये लो भाई, इस महीने का किराया। यह हुई ना कुछ बात? टीकम ने खुश होते हुए बोला, भूरा भैया से बोलेंगे कि अगली बार से तुमसे थोड़ी कम वसूली लें, तुम बहुत टाइम से पैसा देते हो बे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये बात सच है जो हम सुन रहे हैं? राजघराने के लोग वापस आ गए हैं क्या? बलविंदर चाहता था कि टीकम जल्द से जल्द वहां से निकले, लेकिन वो तो जैसे चिपक ही गया था। इसलिए उसने खींचते हुए कहा, हाँ भाई, उन्हें महल को बेचना है, इसलिए पूरी फैमिली वापस आई है। टीकम ने कुछ सोचकर पूछा, पूरी फैमिली? इसका मतलब वीणा सिंह भी वापस आएंगी क्या?
टीकम का सवाल सुनकर बलविंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, उनके बारे में तो पता नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? टीकम ने धीमी आवाज से कहा। वीणा सिंह और हमारे भूरा भैया की हिस्ट्री है थोड़ी। भूरा भैया बेनतहा प्यार करते थे उनसे, लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई। उस दिन दिल टूट गया था भूरा भैया का। आज तक वो ये बात भुला नहीं पाए हैं। ये बात सुनकर बलविंदर भी थोड़ा सा हैरान हुआ। वो बोला, महल में तो मैंने उन्हें नहीं देखा, शायद वो नहीं आई। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। प्रॉपर्टी का पैसा नहीं चाहिए क्या उनको? अब ये तो पता नहीं भाई, क्या पता कोई पारिवारिक क्लेश हो। अब तो छोटे मोटे ब्रोकर आदमी हैं जिसका काम है डील फाइनल करवाना। हमें इन सब चीजों के बारे में भला क्या पता। तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हें भला कैसे पता होगा? इसके बाद टीकम ने पीछे बैठे अरविंद की तरफ देखा, जिसे इस तनावपूर्ण माहौल से कोई मतलब नहीं था। वो बेफिक्री से जलेबियां बना रहा था। टीकम ने उससे कहा, ओ अरविंद भाई, अभी बाकी दुकानों से वसूली करके आ रहे हैं, तब तक ताजा ताजा जलेबी रेडी करके रखना। भूरा भैया को बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ की जलेबियां, पैक करवा के ले जाएंगे। अरविंद ने उसे एक झलक देखकर बुरा सा मुंह बनाया और फिर वापस अपने काम में लग गया। टीकम वसूली करने दूसरी दुकानों की तरफ चला गया। उसके जाते ही सुरेंद्र ने गुस्से से कहा, इन गुंडों ने तो जीना हराम कर रखा है। इनको अपने मेहनत की कमाई क्यों दें हम? बलविंदर बोला, अरे थोड़ी शांति रखिए, अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं वो लोग। लौट कर आ जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वैसे ये बात आपको अच्छे से पता है कि इस पूरे क्षेत्र में भूरा भैया के खिलाफ तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। हमें अगर अपनी दुकान पटेल बाजार में बनाए रखनी है तो उन्हें हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली। उस पतली सकरी सी गली में एक कतार से सड़क के बीच में बाइक और स्कूटर खड़े हुए थे, लेकिन उससे पैदल चलने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं था। चांदनी चौक का पूरा इलाका इसी तरह से अजीबोगरीब दृश्यों से भरा हुआ था। कहीं ठेले पर 100-200 रुपए के भाव में 32 जीबी वाली पेनड्राइव बिक रही थी, तो कहीं किसी चोरी की मशीन के अलग अलग पुर्जे खुले हुए पड़े थे। इन सबके बीचों बीच एक मोटा सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौराहे पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसके बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे। वो इधर उधर देखता हुआ कई बार अंगड़ाई ले चुका था। 2-3 23-24 साल के युवक नजर बचाकर उस तक पहुंचे। उनमें से एक ने उस व्यक्ति से पूछा, मोहन भगत आप ही हो ना? उस व्यक्ति ने उनको एक नजर घूर कर धीमी आवाज में कहा, यूपीएससी प्रीलिम्स के एक पेपर का 60,000 लूंगा, क्योंकि इन्हें निकलवाने में मेहनत और जोखिम दोनों लगता है। इसलिए अब अगर पैसा हो तो आगे बात करो, नहीं तो यहां से भाग लो, कोई मोल भाव नहीं होगा। उनमें से एक ने कहा, पैसे तो पूरे हैं भैया, लेकिन पेपर कैसे दोगे आप हमें? यहीं चौराहे पर दोगे क्या? भगत ने मुस्कुराकर कहा, पैसा है तो चुपचाप मेरे पीछे आओ, इधर उधर मत देखना और स्पीड मेरे बराबर रखना। उन सब ने सिर हिला दिया। भगत आगे आगे उन्हें सकरी गली से सबसे अंतिम छोर पर बने मकान की तरफ ले जाने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनी आशुतोष की तरफ देखकर बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि हम लोग पूरे परिवार के मुंह पर कालिक पोत कर भागे थे। राज परिवार की मर्यादा का ख्याल न रखने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही था। तुम अब भी उनकी तरफदारी करोगी वीणा? भूल गई जब हम तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार पर गए थे, कैसे जलील करके निकाल दिया था हमें महल से। मम्मी भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूला, अक्षत बोला। मुझे अगर उनसे लगाव नहीं है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं बस वहां इसलिए जा रहा हूं ताकि महल को बेचने पर जो पैसा मिले उस पर हमारा हक ना मारा जाए। अब जल्दी से सामान पैक कर लेता हूं, सुबह ट्रेन से जल्दी ही निकलना होगा। दिल्ली से कन्नौज 6 घंटे का सफर है। इतना कहकर अक्षत अपने कमरे में घुस गया।
रात के 8 बज चुके थे। जो पटेल बाजार दिन में भीड़ भाड़ वाला लग रहा था, अब वहां इक्का दुक्का दुकानदार ही नजर आ रहे थे, जो जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर की तरफ जा रहे थे। मोंटी चाय वाले ने भी अपनी दुकान पर ताला लगा दिया था। अब बस दूर कहीं यहां वहां कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। उसकी दूधिया रोशनी में महल के परिसर के साथ साथ आसपास का जंगली इलाका भी नहाया हुआ था। तेज हवा के कारण पेड़ बुरी तरह से हिल रहे थे और अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। बंसी ने 4-5 रसोइयों को काम पर लगवाकर सभी लोगों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम करवाया। सभी हॉल में एक लंबी सी मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, अलग अलग पकवानों का स्वाद ले रहे थे। जिस मेज पर खाने की थालियां सजाकर रखी हुई थीं, उसके दोनों सिरे कुछ ज्यादा ही दूर दूर थे। एक ओर अमर बैठा था तो दूसरी तरफ विक्रम। बाकी लोग भी मेज के इर्द गिर्द ही बैठे थे। विशाल और कनिका इतनी लंबी मेज को देखकर हंसी दबाकर चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन इतने घोर सन्नाटे में जहां सिर्फ कांटे चम्मच की प्लेट से टकराने की आवाज आ रही हो, वहां हल्की सी हंसी भी तेज सुनाई देती है। जब उनकी हल्की हल्की खिलखिलाहट की आवाज अमर के कानों में पड़ी तो उसने कहा, क्या पूछ सकता हूं, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम दोनों को? विशाल मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं पापा, मैं बस यह सोच रहा था कि राजा लोगों को इतनी बड़ी टेबल की जरूरत क्यों पड़ती थी। वो लोग खाना कमरे में मंगाकर भी तो खा सकते थे, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसका सवाल सुनकर कनिका की भी हंसी हल्की सी छूट गई। अमर ने विशाल की तरफ देखकर कहा, बात यह है कि पुराने जमाने में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और माहौल आज की तरह नहीं था कि हर कोई खाना लेकर अपने कमरे में घुस गया। बाकायदा हॉल में आकर खाना खाना पड़ता था। जब तक हम यहां हैं तब तक हम भी बाकायदा टेबल पर ही खाना खाएंगे, भले ही यह बात तुम लोगों को कितनी भी मजाकिया क्यों ना लगे। यह सुनकर विशाल और कनिका की खिलखिलाहट एक साथ रुक गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विक्रम ने अमर की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, ये सब बातें आज के बच्चों को कहां पता होती हैं भैया। सब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आ चुके हैं, जहां खाना डाइनिंग रूम में खाया जाए या कमरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वक्त पर तो पिताजी इतने सख्त थे कि मजाल किसी की जो कमरे में खाना ले जाए। इस बातचीत से विशाल थोड़ा असहज होकर प्लेट एक तरफ सरकाते हुए बोला, मेरा खाना तो हो गया, थोड़ा टहल लिया जाए जिससे खाना पच जाए। क्या कहते हो माधव? आइडिया अच्छा है, माधव खुश होते हुए बोला। ठीक है जाओ, अमर ने कहा, लेकिन यहीं आसपास ही रहना, महल का परिसर अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अमर की स्वीकृति मिलते ही कनिका, विशाल और माधव तीनों ही वहां से तेजी से गायब हो गए। अमर ने सूजी का हलवा खाते हुए वहीं पास में खड़े बंसी की तरफ देखकर कहा, खाना बहुत अच्छा बनाया है काका, ये लोकल लोग तो कमाल के रसोइये हैं। बंसी ने खुश होते हुए कहा, सारा खाना नंदू और उसकी बीवी ने बनाया है, मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा। विक्रम हैरानी जताते हुए बोला, पहुंचा देंगे? मतलब वो अभी यहां नहीं है? बंसी थोड़ा सकुचाते हुए बोला, वो दरअसल बात यह है कि कोई भी रात के वक्त महल में रुकना पसंद नहीं करता। वे लोग खाना परोस कर बाहर बने अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके हैं। सावित्री हैरान होते हुए बोली, अरे कमाल है, भूतों की अफवाहें इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं? ससुर जी की मौत के बाद से ही यह सब नाटक शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा तो कुछ था नहीं। तुम लोग तो यहां 1 हफ्ते से हो विक्रम और शालिनी, तुम्हें कहीं भूत नजर आया क्या? यह सवाल सुनते ही विक्रम और शालिनी ने एक दूसरे को अजीब नजरों से घूरा और फिर शालिनी ने सावित्री की तरफ देखकर कहा, लेकिन दीदी, हम लोग भी आज ही इस महल में शिफ्ट हुए हैं।
उससे पहले तो हम पास के एक होटल में रह रहे थे। अमर हलवा खाते हुए एकदम से रुक गया और विक्रम की तरफ देखकर पूछा, क्या मतलब? हमें तो यही लग रहा था कि तुम लोग एक हफ्ते से महल में ही रुके हो। विक्रम ने खाना खत्म करते हुए जवाब दिया, अरे नहीं भैया, इतने बड़े महल में कहां हम लोग अकेले रुकते। मैं पूरा दिन यहां रहकर लिपाई पुताई का काम देखता और रात के वक्त होटल लौट जाता। हम लोगों ने यह तय किया था कि जब तक आप लोग नहीं आ जाते, रात के वक्त इतने बड़े महल में नहीं रुकेंगे। अमर ने माथे को हल्के से खुजाते हुए कहा, इसका मतलब महल में ये तुम लोगों की भी पहली रात है? जी भैया। इतना कहकर विक्रम उठ गया और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चला गया, जो पीछे वाले बाथरूम में ही बना था। उधर विशाल, कनिका और माधव टहलते टहलते दूसरे फ्लोर तक पहुंच चुके थे। कनिका फोन पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाकर कुछ टाइप कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। यह देख पीछे चलता विशाल बोला, मुझे बोलती है कि मोबाइल गेम्स में घुसा रहता हूं, और खुद को देखो कैसे आशिकी का भूत सवार है सिर पर। कनिका हल्का सा पलटकर बोली, जस्ट शट अप, ओके? मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी। हाँ, काफी क्लोज फ्रेंड लगता है, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए। वो भौहें चढ़ाकर बोली, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम नहीं रख सकते तुम? विशाल उसकी बात को नजरअंदाज करके इधर उधर देखकर बोला, यहां इतना सन्नाटा है तो तीसरे फ्लोर पर क्या होगा? कनिका ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, चलकर देखें क्या? माधव थोड़ा डरते हुए बोला, पर बंसी काका ने ऊपर जाने से मना किया था। विशाल उपेक्षा से माधव की तरफ देखता हुआ बोला, अब तुम एक नौकर की बात को इतनी अहमियत दोगे? एक बार चलकर देखते हैं ना कि क्या है वहां। कनिका माधव का साथ देते हुए बोली, रहने देते हैं ना विशाल, अगर बंसी काका ने बोला है तो जरूर कोई बात होगी। यह सुनकर विशाल ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोला, अब तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है कि ऊपर ऐसा है क्या? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे सचमुच कोई भूत मिल जाएगा हमें इस जगह। इतना कहकर विशाल सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गया। विशाल, एक मिनट रुको तो सही। कनिका और माधव को भी विशाल की जिद के चलते तीसरे फ्लोर की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक बढ़ना पड़ा। महल में बिजली की व्यवस्था बहुत पहले से ही कर दी गई थी। जगह जगह दीवारों पे लगे टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब इस बात का सबूत थे, जिसकी वजह से महल रात में भी जगमगा रहा था। अंदर से आते इस पीले प्रकाश की वजह से रात के वक्त इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। जहां पूरा महल प्रकाश से जगमगा रहा था, वहीं तीसरे फ्लोर तक आते आते घुप अंधकार का साम्राज्य शुरू हो जाता था। यह बात विशाल को तब समझ में आई जब वो सीढ़ियों पे चढ़कर तीसरे फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश पहुंच नहीं पाया, क्योंकि सीढ़ियों के खत्म होते ही जहां से लॉबी शुरू होती थी, वहां पर किसी ने छोटा सा लोहे का गेट बनवा दिया था, जो कि दीवार से लगा हुआ था। उस गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसे खोले बिना तीसरे फ्लोर की लॉबी में प्रवेश करना असंभव था। विशाल ने सलाखों से ही आगे झांकने की कोशिश की, लेकिन लॉबी में इतना गहन अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे सकता था। यह बहुत ही दिलचस्प बात थी, क्योंकि जहां सीढ़ी से उतरते ही दूसरी मंजिल पर प्रकाश था, वहीं सीढ़ियां चढ़कर तीसरे फ्लोर तक आने में प्रकाश का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा था। उसने लोहे की सलाखों से अंदर हाथ डालने की कोशिश की। उसकी उंगलियों ने जो महसूस किया, उसकी वजह से वो थोड़ा चौंक गया था। लोहे के गेट के जिस तरफ वो खड़ा था, वहां का तापमान सामान्य था, जबकि दूसरी तरफ का तापमान काफी कम था।
उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली और एक बार फिर लोहे की सलाखों के भीतर फ्लैश की रोशनी इधर उधर मार उस जगह को ठीक से देखने की कोशिश करने लगा। सीमित रोशनी उस गुप्त अंधकार में कोई खास मदद तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे यहां वहां दीवारों पर कुछ धूल जमी तस्वीरें दिखीं। ज्यादा टटोलने से उसे यह भी महसूस हुआ कि दीवार पर प्राचीन समय की ढाल टंगी हुई थी। उसमें 2 तलवारें क्रॉस शेप में सुनियोजित तरीके से कैद थीं, लेकिन धूल की मोटी परत जमी होने के कारण ये अस्त्र उतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे। वो अंधेरे में जहां तहां झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एकदम से सन्नाटे को चीरती उसकी कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। इस अजीब सी सरसराहट को कानों के पास महसूस करते ही विशाल एकदम से लोहे की उन सलाखों के पीछे से हट गया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ जमा दिया था। वो बुरी तरह से चीखा, आ! उसके साथ साथ कनिका के चीखने की भी आवाज गूंजी, जिसने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। उन दोनों को चीखते देखकर माधव की भी चीख निकल गई। वो तुरंत उल्टे पांव नीचे की तरफ भागा। विशाल कनिका को देखकर हांफते हुए बोला, तुम आवाज नहीं दे सकती थी क्या? बेकार में इतनी बुरी तरह से डरा दिया। कनिका ने जवाब दिया, अरे मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बुरी तरह से चीखोगे। माधव बेचारा डर के नीचे भाग गया, अब उसको डराने का इल्जाम भी हम पे लगेगा। और कंधे पे हाथ रखा तो रखा, लेकिन कान के पास ऐसी अजीब सी आवाज निकालने की क्या जरूरत थी? कौन सी आवाज? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें तीसरे फ्लोर पर जाने से रोकने के लिए आई थी। मैं भला तुमको डराने की कोशिश क्यों करूंगी? यह सुनकर विशाल का माथा एकदम से ठनका। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं थी तो फिर? कनिका ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान भी उस लोहे के गेट पर चला गया। उसने भौहें तान कर पूछा, कमाल है, इस कॉरिडोर को ब्लॉक क्यों कर रखा है? यहां लाइट का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। विशाल ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता, चलकर बंसी काका से पूछना। तभी उन्हें नीचे से अमर की आवाज आई, विशाल, कनिका, तुरंत नीचे आओ। अमर की आवाज सुनकर दोनों बिना देर किए वहां से चले गए और तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। नीचे हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि डरा हुआ माधव विक्रम से लिपटा हुआ था। बाकी सभी लोग भी हॉल में ही खड़े थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए अमर ने विशाल और कनिका को अपनी तरफ आते देखकर कहा, मैंने कहा था ना कि तुम लोग आसपास ही रहना। एक बात भी नहीं मानी जाती क्या तुम दोनों से? विशाल बोला, हम ज्यादा दूर नहीं गए थे पापा, बस महल के अंदर यहां वहां घूम रहे थे और ऊपर तीसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश की तो पता चला बाकायदा गेट लगवाकर पूरे कॉरिडोर को ही ब्लॉक कर दिया गया है। वहां लाइट्स वगैरह का भी कोई इंतजाम नहीं है। विशाल की बात सुनकर बंसी एकदम से सख्ते में आ गया। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम लोग ऊपर गए थे, तीसरी मंजिल तक? विशाल ने उसकी तरफ देखकर कहा, जी हां, क्यों, क्या हुआ? बंसी के चेहरे पर भय ने कब्जा कर लिया था। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई थीं। उसने कहा, देखो बेटे, वैसे तो मैं भूत प्रेत को मानता नहीं। कस्बे वालों का यकीन है कि इस महल में तीसरी मंजिल पर एक दुष्टात्मा का कब्जा है। इसी वजह से हम लोगों को तुम्हारे दादाजी यानी कि अमर के पिता भाग 7। भूत असली ना सही, लेकिन कस्बे के लोगों का डर बिल्कुल असली है। उनके हिसाब से अगर उस दरवाजे को खोला गया तो दुष्टात्मा
तंत्र बंधनों से आजाद होकर तबाही मचा देगी। अमर ने विशाल और कनिका की तरफ देखकर कहा, सुन लिया ना बंसी काका ने क्या कहा? तुम लोग अब ऊपर की तरफ नहीं जाओगे। हम सबके सोने का इंतजाम ग्राउंड फ्लोर पर ही है। मैं और तुम्हारी मम्मी एक कमरे में, विक्की, शालिनी और माधव दूसरे कमरे में, और बाकी 2 बचे कमरों में तुम दोनों। अब मैं यही हिदायत दूंगा कि जाकर अपने अपने कमरों में आराम करो। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। विशाल और कनिका अपने अलग अलग कमरों की तरफ बढ़ चले। शालिनी भी माधव को सुलाने के लिए कमरे में लेकर चली गई थी। अब हॉल में सिर्फ अमर, सावित्री, विक्रम और बंसी बचे थे। बंसी मुख्य द्वार की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अब मैं भी सर्वेंट क्वार्टर में जाता हूं अमर बेटा। 1 मिनट रुकिए काका। अमर की बुलंद आवाज सुनकर बंसी के कदम एकदम से ठटक गए। उसने मुड़कर पूछा, क्या हुआ बेटा? कोई और काम था क्या? अमर उनकी तरफ बढ़कर बोला, सच सच बताइए काका, तीसरी मंजिल को क्यों बंद करना पड़ा? वो तो विशाल और कनिका घूमते घामते ऊपर पहुंच गए, वरना हमें तो पता भी ना चलता कि वो कॉरिडोर ब्लॉक हो चुका है। मैं बताने वाला था बेटा, लेकिन दिमाग से निकल गया, बंसी ने कहा। बीच में प्रेत आत्मा की अफवाहें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बिना आप लोगों से पूछे ये कदम उठाना पड़ा। लोहे का गेट बनते ही आत्मा के होने की बातें अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, आपने कहा था कि पिताजी के गुजर जाने के बाद इस आत्मा की अफवाह बढ़ना शुरू हुई, तो क्या इसका मतलब लोग ये मानते हैं कि पिताजी की प्रेतात्मा ही? नहीं 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 विक्की बेटा, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, बंसी ने कहा। लोगों के बीच ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि हमारे वंश के परम वीर राजा आलोक सिंह ने अपने कुलदेवता से यह वरदान मांगा था कि उनका वंश हमेशा इस राज्य यानी सकारी की रक्षा के लिए तत्पर रहे, और अगर ऐसा ना हो तो आलोक सिंह की आत्मा स्वयं इस महल में लौट आएगी और अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगी। यह कहानी तो मैंने बचपन में सुनी थी, अमर ने कहा, लेकिन इसका वर्तमान स्थिति से क्या लेना देना? बंसी गहरी सांस लेकर बोला, जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई तो लोगों को लग रहा था कि आगे राजगद्दी तुम ही संभालोगे। वे अपना भावी राजा अमर सिंह को ही मानने लगे थे, लेकिन जब तुमने और विक्की दोनों ने ही दिलचस्पी नहीं दिखाई और अंतिम संस्कार के बाद वापस शहर चले गए, तो आम जनमानस में यह अफवाह तेजी से फैलने लगी कि राजा आलोक सिंह की क्रोधित आत्मा एक बार फिर महल पर कब्जा जमाने आएगी। फिर तो अक्सर सुनसान महल से लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। कोई कोई तो ये दावा करता कि उसने राजा आलोक सिंह के साए को महल परिसर में चहलकदमी करते देखा है। अब मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन इतने सारे लोगों में डर और असुरक्षा की भावना देखकर मैं पास के इलाके से एक प्रसिद्ध तांत्रिक देवेंद्र गमथियाल को लेकर आया। वे अपने कई सारे चेलों को साथ में लेकर आए और मुझसे बाहर रहने को कहा। फिर वे महल परिसर के अंदर गए और 1 घंटे वहीं कुछ हवन वगैरह किया। उसके बाद जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपने आदमियों के साथ मिलकर कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि गेट को तंत्र मंत्र करके बंद किया गया था, जिसकी वजह से आत्मा का प्रभाव सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित हो चुका था। मुझे तो शुरू से ही भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन लोगों तक जब तक ये बात पहुंची कि एक तांत्रिक ने आलोक सिंह की आत्मा को तीसरी मंजिल पर तंत्र प्रयोग करके बांध दिया है, तो उनके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। हालांकि उस घटना की छाप अब तक लोगों के दिमाग में है, लेकिन अब आत्मा की वजह से कम उस स्तर का डर नहीं है लोगों में, वरना अभी सर्वेंट क्वार्टर में ये सब इतनी आसानी से नहीं रह रहे होते जैसे अभी रह रहे हैं।
विक्रम ये सुनकर हंसकर बोला, इसका मतलब हम दोनों में से कोई राजगद्दी पर नहीं बैठा, इसलिए आलोक सिंह जी का भूत नाराज होकर महल में वापस आ गया। क्या बकवास है। बंसी ने कहा, हाँ बेटा, मैं खुद इन सब बेसिर पैर की बातों को नहीं मानता, लेकिन अंधविश्वासी लोगों को कौन समझा सकता है। आप लोग यहां थोड़ी दिन रहोगे तो शायद उनका बचा कुचा डर भी खत्म हो जाए। अमर कुछ सोचकर बोले, यह आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था बंसी काका। अब मुझे बिल्लू से कहना पड़ेगा कि अमेरिका से आने वाली पार्टी को इस बारे में भी बता दे। मैं नहीं चाहता कि उनसे इस तरह की कोई बात छुपी रहे। बंसी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी। वो बस चुपचाप महल के बाहर निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद विक्रम ने अमर से कहा, वैसे मैं कुछ सोच रहा था भाई साहब, महल को लेकर रेस्टोरेंट का बिजनेस तो हम भी कर सकते हैं ना। अगर अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगा तो हमें इसे बेचने की क्या जरूरत है। अमर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है विक्की? अगर यह बात लोकल लोगों को पता चली कि राजघराने के लोग हैं, महल को रेस्टोरेंट बनाकर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी छवि बुरी तरह से धूमिल हो जाएगी। अभी जितनी इज्जत मिल रही है ना, सब एक झटके में चली जाएगी। बेहतर ऑप्शन यही है कि उन लोगों को यह महल बेच दें और पैसे के 3 हिस्से कर लें। वैसे भी बिल्लू की वजह से अभी हमें अच्छा रेट मिल रहा है, इसलिए इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यहीं पास खड़ी सावित्री बोली, कमाल करते हैं आप भी। महल बेचने से राज परिवार की छवि खराब नहीं होगी क्या? अमर ने जवाब दिया, तुमको मैं पहले भी बता चुका हूं सावित्री कि महल बेचने की नौबत क्यों आई। लैंड सीलिंग एक्ट के चलते तमाम महलों के अधिकार के लिए राज्य सरकार और राजघरानों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हमने खुद देखा कि मैसूर के वाडिया राजवंश को अपने महल को सरकार से बचाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और उसके बाद भी सरकार ने आखिरकार महल के कुछ भूभागों पर कब्जा जमा ही लिया। हम उस मामले में भाग्यशाली रहे हैं कि ऐसी गाज अब तक हम पर नहीं गिरी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे भी ना हो। इसलिए मैं और विक्रम इस महल को बेचना चाहते हैं, ताकि अगर कल को यह सरकार इसे अपनी संपत्ति घोषित करने की कोशिश भी करे तो सरकार से महल के अगले मालिक को ही जमीन के लिए सारी लड़ाई करनी पड़ेगी। हम शांति से पैसा लेकर अपना जीवन जी रहे होंगे। खैर, अब हमें भी चलकर सोना चाहिए। अमर के इतना कहते ही सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। सावित्री ने कमरे में पहुंचकर अमर से कहा, सुनिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप महल के बेचे जाने से ज्यादा खुश नहीं हैं। अमर बिस्तर पर लेटते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है सावित्री, सो जाओ। इस बारे में अब कल बात करेंगे। 11 बजे तक सब लोग सो चुके थे। महल में हॉल को छोड़कर बाकी सब जगह की बत्तियां बुझा दी गईं, ताकि अगर कोई रात बेरात हॉल में जाए तो स्विच बोर्ड ढूंढने से पहले उसे दीवारों के साथ माथापच्ची नहीं करनी पड़े। महल के भीतर से आता पीला प्रकाश अब काफी हद तक धूमिल हो चुका था। 2 घंटे बाद अमर की नींद एकदम से खुल गई। उसने बाईं तरफ मुड़कर देखा तो सावित्री अभी गहरी नींद के आगोश में थी। उसे अचानक से बहुत तेज प्यास लगने लगी, तो उसने कमरे में थोड़ी रोशनी के लिए टेबल लैंप जला लिया और इधर उधर देखा। तेज हवाओं के कारण पेड़ पौधों की सरसराहट की बाहर से आती आवाज इस समय और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। अमर के सामने ही खिड़की थी, जिसके बाहर किसी राक्षस की जटाओं की तरह लहराते विशाल पेड़ किसी कमजोर दिलवाले को हृदयघात देने के लिए काफी थे। महल के कमरे भी काफी बड़े थे। खास तौर पर कमरे की छत आम छतों से बहुत ऊपर थी। अमर को अब महल में रहने की आदत नहीं थी, जिस वजह से उसे इस तरह की संरचना काफी अजीब लग रही थी। अचानक से उसे तेज प्यास का एहसास हुआ। उसे याद आया कि बंसी ने जग और ग्लास पहले से ही सबके कमरों में रखवा दिया है।
उसने मेज पर रखे जग को पकड़ा ही था, लेकिन जग के हल्केपन से उसे अंदाजा हो चुका था कि उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। वो खींचकर चप्पल पहनता हुआ बोला, पानी भी अभी खत्म होना था। पूरी नींद खराब हो गई। अब सिर्फ पानी लेने बाहर का एक चक्कर मारना पड़ेगा। वो कसकर जग हाथ में पकड़े पानी लेने कमरे से हॉल में आ गया। आगे क्या हुआ